हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेवेंथ लेक्चर, जहां पर हम आपके साथ अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इन एमसीक्यूज के डिस्कशन के थ्रू आपकी एएफएम कंपोनेंट की जो रिवीजन है वो अच्छी होती जाए, बेटर होती जाए। राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। Arrange the following processes in the correct order from first to last according to the accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल ऑब्वियसली हम सबने पढ़ी है, इजी साइकिल है, इसमें समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आंसर करना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। एंट्रीज आर पोस्टेड टू एन अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, सभी ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? सबसे पहले जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो जर्नल के अंदर ही करते हैं। और अगर हम सब्सिडियरी कोई बुक मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कैश बुक अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम वहां पर ही सबसे पहली एंट्री करते हैं। राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करें तो सबसे पहला जो काम है वो होता है ट्रांजैक्शंस को जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। सो हमारे अकाउंटिंग साइकिल 2 से स्टार्ट होगी। इसके बाद हम उन एंट्रीज को जर्नल से लेजर में पोस्ट करेंगे, और जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो हम इसे बोलते हैं पोस्टिंग। सो दैट इज द सेकंड थिंग। लास्ट काम हम करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हम देखेंगे कि क्या हमारे अकाउंट्स सही बने हुए हैं, कोई उसमें एरर तो नहीं है, और उसके बाद हम उसकी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सो द ऑर्डर शुड बी 213, राइट। एंड 213 हमें ऑप्शंस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल का क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट क्वेश्चन। ये आप जो है इसको ऑब्वियसली आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, परचेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल कम अंडर विच अकाउंट? कोई भी पर्सन या कोई कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे करती है तो किस अकाउंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या ये आपका एसेट है, क्या ये लायबिलिटी है, इनकम है, या एक्सपेंस है? जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो उसका कोई इमीडिएट रिटर्न आपको नहीं मिलता है, राइट। तो इस वजह से ये जो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, आप जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम पीरियोडिकली पे करते हैं, दैट बेसिकली गोज इनटू योर एक्सपेंस अकाउंट, राइट। इट इज नॉट एन इनकम, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, नाइदर दिस प्रीमियम इज एन एसेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? हमें पता है अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। और हर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई करेक्टली कर सकते हो कि ये रियल है, पर्सनल है, या किस तरीके का अकाउंट है, तब आपको उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट क्या करना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो डेबिट क्रेडिट भी जो है आपका करना बहुत आसान हो जाता है। सो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की यहाँ बात करूं, ऑप्शन हमें दिया गया है सैलरी पेड। जब आप सैलरी पे कर देते हैं या आपने कर चुके हैं सैलरी को पे, जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? दिस इज बेसिकली योर एक्सपेंस। वो सैलरी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक खर्चा है जो आप करते हो, और वो पीरियोडिकली करते हो। तो जो सैलरीज आपने ऑलरेडी पे कर दी हैं, दो सैलरीज आर एक्सपेंस, एंड देयरफॉर दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। सारा आपका जो एक्सपेंस है वो किस अकाउंट के टाइप में आता है? नॉमिनल में। ठीक है। व्हीकल तो ऑटोमेटिकली हमें दिख रहा है कि व्हीकल इज एन एसेट, सो दिस विल गो इनटू अ रियल अकाउंट। ठीक है, एक फिजिकल थिंग है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट है। वेज इज पेड, वेज पेड, सैलरी पेड, लगभग एक ही बात है। तो वेज जो पेड की गई है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है, दैट इज योर रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल इज बेसिकली द रेंट विच इज आउटस्टैंडिंग एंड येट टू बी रिसीव्ड। अभी हमें वो रेंट रिसीव करना है, तो वो हमारी इनकम नहीं बनी है अभी। इनकम फ्यूचर में बनेगी जब वो हम रेंट रिसीव कर लेंगे। लेकिन ये जो हम रेंट रिसीव करेंगे, ये किस पर्सन से करेंगे? इसीलिए जब भी हम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग या एडवांस का कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको पर्सनल अकाउंट मानते हैं, और वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? रेंट रिसीवेबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज कोई भी अकाउंट जो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो आप जब भी बात करेंगे इस आउटस्टैंडिंग सैलरी की, या सैलरी विच हैज टू बी पेड, प्री पेड रेंट है, एडवांस में पे कर दिया, या अभी जो है वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया है, उसको अभी भी हमें रिसीव करना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट्स में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्री पेड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड ब्रोकरेज, रेंट रिसीवेबल, ये वो सारी एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं जो अभी आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड हैं, अभी उनको पे या रिसीव नहीं किया गया है, तब हम उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। ये बेसिकली उन पर्सनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे आपने रेंट लेना है, जिनसे आपने इंटरेस्ट लेना है, जिनको आपको रेंट देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ दिस इज अ अप्लाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। कश्यप स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April of 2015 with a capital of rupees 10,000 and loan of rupees 5,000 borrowed from Ramesh. ठीक है, during the 2016-17 he introduced additional capital of 7,500 and had withdrawn rupees 2,500 for personal use. ठीक है,
On 31st March of 2017, his assets were rupees 30,000. So what is the status of his capital as on 31st March 2017? So हमें 2017 में 31st मार्च को यानी 17 की क्लोजिंग के टाइम पर कितनी कैपिटल है वो कैपिटल फाइंड आउट करनी है। और यहां हमारी मदद करने आती है जो एसेट की इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कह लीजिए, बैलेंसिंग इक्वेशन कह लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एसेट्स आर इक्वल ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस द कैपिटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहां पर आपको 31st मार्च 2017 के दिन कितना एसेट है वो ऑलरेडी बता दिया गया है। सो यू ऑलरेडी नो दैट एसेट इज रुपीज 30,000। अगर आपको निकालना है कैपिटल तो आपको लायबिलिटीज पता होनी चाहिए कितनी है एज ऑफ 31st मार्च 2017। अगर वो लायबिलिटीज आपको पता चल जाए तो आप आराम से कैपिटल को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। और लायबिलिटीज पूरे क्वेश्चन में हमें एक ही दिख रही है, दैट 5,000 रुपीज का लोन वाज बोरोड फ्रॉम रमेश। एल्सवेयर किसी भी लायबिलिटी का यहाँ पर बात नहीं किया गया है। सो यहाँ पर अगर हम लायबिलिटीज की बात कर लेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 5,000 प्लस कैपिटल। तो अगर कैपिटल को हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऑटोमेटिकली 30 माइनस 5 दैट इज 25,000 शुड बी द कैपिटल। तो आंसर क्या आ गया हमारा 25,000। सो वेरी सिंपल इक्वेशन, A is equal to L plus C. Assets are always equal to the sum of the capital and the liability. तो यहाँ पर लायबिलिटी हमें पता था 5,000 का, हमें 31st मार्च को ही एसेट की जो सिचुएशन थी वो पता थी, तो हम ऑटोमेटिकली वहां से कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी क्वेश्चन मैंने यहाँ दिखा दी। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। 31st March 2017, the total assets and external liabilities were 2 lakh and 6,000 respectively. So 31st March 2017 को हमारे पास assets भी पता है 2 लाख है, हमारी liabilities भी हमें क्लियर है 6,000 है। अब during the year, the proprietor introduced additional capital of 20,000 and he withdrew rupees 12,000 for personal use. He made a profit of rupees 20,000 during the year. So what was the capital as on 1st April 2016? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज हमें 2017 का एंड पे यानी 31st मार्च को यानी फाइनेंशियल ईयर जो 16-17 का एंड है वहां का डेटा दे दिया गया है दैट एसेट्स आर देयर एंड द लायबिलिटीज आर देयर, वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ 31st मार्च। अब में हमें एक्चुअल जो कैपिटल निकालनी है वो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ऑफ दी 16-17 ईयर, यानी कि 1st अप्रैल को जब ईयर स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर तो कितनी कैपिटल थी वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 31st मार्च 2017 की कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। द कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो 2 लाख माइनस 6,000 आपका बनता है 1,94,000। ठीक है, ये कैपिटल है 31st मार्च 2017 को। हमें एक साल पहले ओपनिंग कैपिटल कितना था वो फाइंड आउट करना है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम 16-17 के ईयर के अंदर जितना भी कैपिटल में एडिशन हुआ है उसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी। सो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल है 31st मार्च की क्लोजिंग डेट होती है 2017 के ईयर की, तो इसलिए 1,94,000 दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल फॉर द ईयर एंड फॉर दिस ईयर द ओपनिंग कैपिटल हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू द क्लोजिंग कैपिटल जो हमें ऑलरेडी मिल गई है माइनस द कैपिटल विच वाज एडेड इन द ईयर। इस ईयर के अंदर जो भी कैपिटल ऐड हुई है उसको इस क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर दो। कितनी कैपिटल ऐड हुई है? हमने देखा एडिशनल कैपिटल उसने 20,000 रुपए डाले थे लेकिन 12,000 रुपए उसने निकाल भी लिए थे पर्सनल यूज के लिए, तो ये टोटल कितना उसने पैसा डाला इफेक्टिवली 8,000 रुपीज। 20,000 माइनस 12,000, ठीक है, क्योंकि इसने 20,000 डाले और 12,000 निकाल लिए, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से 8,000 माइनस कर देंगे। इसके बाद इनकम में प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, और 20,000 का जो प्रॉफिट है, व्हाट इज दिस प्रॉफिट? दिस प्रॉफिट इज अगेन हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल, राइट? सो हम यहाँ पर 20,000 जो है वो और सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां से हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी निकल कर आती है 1,94,000 माइनस 28,000 दैट इज 1,66,000। सो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हियर यू कैन सी द इक्वेशन। फर्स्ट हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट की, क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आई 1,94,000 दैट इज 31st मार्च 2017 को, और अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हमने क्लोजिंग कैपिटल में से जो एडिशनल कैपिटल डाली गई उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? दिस शोज हाउ सिंपल, अगर आप A is equal to L plus C इक्वेशन भी समझ लेते हो तो आप कितनी क्विकली जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इज नाउ नेम्ड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। अब ये उल्टा नहीं कर दिया इन्होंने, एक्चुअली द कमिटी वाज रीनेम्ड एज बोर्ड।
राइट पहले कमेटी IASC एग्जिस्ट करती थी, उसको रिप्लेस करके हमने वहां बोर्ड बनाया है, ठीक है। तो IASB ये रिसेंट एंटिटी है, IASC ये पुरानी एंटिटी है, तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो इनकरेक्ट है, राइट। हमारा आंसर बनना चाहिए ये Ind AS 101 provides for revenue from contracts with customers। नहीं यार, Ind AS 101 बेसिकली ये तो हमारा पहला ही Ind AS है, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद हाउ वी हैव टू अडॉप्ट द न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स इसके रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है। दिस इज बेसिकली 115, Ind AS 115, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, हमारा आंसर बनना चाहिए। For applicability of accounting standards, entities are classified into two categories. Yes, they are classified into two categories. So correct answer जो है वो क्या बनेगा, 1 and 2 only, that is option number A। क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया दैट IASB नई एंटिटी है, IASC को रिनेम किया गया है। 115 में हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं जहां से रेवेन्यू आता है हमको, और इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और जब भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम कितनी कैटेगरीज के अंदर हम अकाउंट्स को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अकाउंटिंग एंटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज और इसके साथ साथ हमारी जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है, नॉन कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट, दीज आर द टू एंटिटीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर अपॉन हिज डेटर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जिसने ऑलरेडी डेट दिया है, ठीक है। और जिसको डेट दिया है वो क्या होता है, डेटर होता है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ऑब्वियसली इज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर अपॉन द डेटर, दिस इज द वेरी मच राइट स्टेटमेंट। ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन बाय साइनिंग ऑन इट इज नोन एज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ था या कोई भी इस तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, और उसके लिए अपनी क्या कहते हैं परमिशन, आप कह लीजिए वो आपने दे दी है, इस परमिशन को हम कहते हैं एंडोर्समेंट। आपने इंडोर्स कर दिया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इस पर्सन को ABC को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज cannot be encashed from the bank, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी इनकैश फ्रॉम बैंक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का पर्पस क्या हुआ कि हम बैंक में जाएंगे उसको इनकैश करा सकते हैं, तभी तो फायदा है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको समझा दिया है, अगर दो एंटिटीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट के तौर पर हो रही है तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, द पर्सन हु हैज गिवन द क्रेडिट। और किसके ऊपर बनाता है, किसके अगेंस्ट बनाता है, द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द क्रेडिट, राइट। और इसीलिए जो पर्सन आपको क्रेडिट दे रहा है वो आपका बन जाता है ड्रॉर, और जिसने वो डेट लिया है वो आपका बन जाता है डेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। अ ट्रायल बैलेंस इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। यस, एंड ऑफ द ईयर कह लीजिए, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कह लो। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो फाइनली अपने अकाउंट्स को चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल का आप बनाकर चलते हो। सो ट्रायल बैलेंस इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने चूज करनी है। In trial balance, the debit balance must be equal to the credit balance. Obviously, trial balance का मतलब क्या है? We want to see whether the debit and credit sides are matching or not. So they should be equal. Trial balance helps in identifying all the errors. Now ये incorrect statement है. ट्रायल बैलेंस कैनॉट आइडेंटिफाई ऑल द एरर्स। हर तरीके का एरर जो है ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। कुछ कैलकुलेशन एरर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन जैसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं उनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो यहाँ पर सिर्फ हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर दोबारा से हमारा क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, सारे एरर्स आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ रहा है लेकिन अलग अलग गलत अकाउंट्स के अंदर आपने डेबिट और क्रेडिट की एंट्री कर दी है, तो दैट वुड बी नॉट आइडेंटिफाइबल यूजिंग द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो इसीलिए इट कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द एरर्स, इट कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ देम बट नॉट ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब गलत स्टेटमेंट बताइए यहाँ पर क्या है। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 वेज। नाउ पहली स्टेटमेंट ही मुझे रॉन्ग लग रही है बिकॉज़ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग 3 वेज, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई भी आंसर करने से पहले आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने चाहिए। Under totals method, the total of each side in the ledger, debit and credit is ascertained separately and shown in the trial balance. बिल्कुल सही है। Under the balances method, a trial balance is prepared by showing the balance of all ledger accounts and totaling up debit and credit columns. ठीक है।
टोटल कम बैलेंस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल मेथड एंड द बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 मेथड होते हैं, टोटल्स, बैलेंसेस एंड टोटल्स कम बैलेंसेस। सो ऑटोमेटिकली हमारी ऑप्शन ए जो है वो आंसर बनेगा। देयर आर 3 वेज टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एंड ये जो तीनों वेज हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, टोटल्स मेथड, बैलेंसेस मेथड एंड योर टोटल कम बैलेंसेस मेथड। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूं एंड दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी आप सभी के लिए, बिकॉज आई नो कि जर्नल एंट्रीज और उनको रेक्टिफाई करने का काम आप लोगों को बहुत अच्छे से आवाज आना चाहिए। व्हाट विल बी अ रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इफ सेल्स रिटर्न्स फ्रॉम मेगा ऑफ ₹1600 वर पोस्टेड टू हर अकाउंट एज ₹1000? तो आपकी सेल्स रिटर्न हो रही थी 1600 की, 1600 की सेल्स रिटर्न हुई, कहां से हुई? मेगा से हुई, और वो पोस्ट कैसे कर दी गई? ₹1000 की। तो ये किस तरीके से इस एरर को आप रेक्टिफाई करोगे, वो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, वो एंट्री आपको बतानी है। इसमें से कौन सी है? हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 1600 और मेगा का अकाउंट जो है वो 1600 से हम लोग क्रेडिट करेंगे, या मेगा को 1600 का डेबिट देंगे और सस्पेंस अकाउंट को 1600 का क्रेडिट देंगे, या फिर सस्पेंस को 600 या 600 का डेबिट क्रेडिट सस्पेंस मेगा के बीच में होगा। सस्पेंस अकाउंट में 1000 डालो और मेगा में 1000 डालो, क्रेडिट करो। तो ये किस तरीके से आप ये 1600 की जो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न्स की, उसको हमने 1000 की ऑलरेडी कर दी है, 1000 की एंट्री की हमने अभी, लेकिन यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको किस तरीके से आप रेक्टिफाई करोगे, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कंटेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस चैनल इज द न्यू इनिशिएटिव बाय एडुटैप फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब। और हमारा सीधा सा ऑब्जेक्टिव है कि बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी तरीके से हम आप लोगों की जैब प्रिपरेशन में मदद कर सके, और उसमें हमारी आपको पहले मदद करनी पड़ेगी, आपको हमें थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा किस तरीके से वी कैन हेल्प यू बेटर, राइट? सो प्लीज यू हैव दिस कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज द ईमेल आईडी। आप जब चाहें हमें कॉन्टैक्ट करिए, मेल ड्रॉप करिए या कॉल करिए वर्किंग आवर्स के दौरान, और अपनी फीडबैक सजेशन जो भी आपके हैं वो हमें प्रोवाइड करिए, सो दैट वी कैन डिवाइस अ वेरी गुड वे टू हेल्प ऑल ऑफ द जैब एस्पिरेंट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।